गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। देखिए आज हम आपको कुछ सिलेबस क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, आपके जो SA1 एग्ज़ाम्स होंगे, SA1 एग्ज़ाम्स में आपका कितना सिलेबस आएगा, सबसे पहले हम ये चीज़ करते हैं। तो देखिए आपकी फ़र्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, जो आपकी फ़र्स्ट बुक है उसमें से मैंने चैप्टर मार्क किए हैं। चैप्टर सेकंड है वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, this is the second chapter, and third chapter population composition, and fourth is human settlement. ठीक है, and now fifth is primary activities. ठीक है, also included sixth chapter, this is the secondary activities, द्वितीयक क्रियाएं। ये चैप्टर्स जो हैं वो आपके SA1 में होंगे। और उसके बाद ये आपके टोटल कितने चैप्टर हो गए, सेकेंड से लेके 6 तक 5 चैप्टर आपकी फर्स्ट बुक की। और सेकेंड बुक है आपकी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारत के लोग और जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके बारे में। तो इसमें जो टोटल चैप्टर इंक्लूड है, ठीक है, टोटल चैप्टर इसमें कितने आएंगे बेटा, टोटल इसमें 5th चैप्टर आएंगे, 5 चैप्टर आएंगे। 5 चैप्टर आपके यहाँ तक भी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, इंक्रीज एंड कंपोजिशन। एंड सेकेंड चैप्टर इज टाइप्स, कॉजेस एंड रिजल्ट्स। एंड थर्ड चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट। फोर्थ इज ह्यूमन सेटलमेंट्स। एंड फिफ्थ इज लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। यहाँ तक आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चे आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे और रिवीजन में हम अपना चैप्टर उठाएंगे, चैप्टर सेकेंड। ठीक है, चैप्टर सेकेंड आपकी फर्स्ट बुक है, आप भी ओपन कर लें, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, और ये चैप्टर आपका है वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ के बारे में। पेज नंबर हमारा A17 है, यहाँ से मैंने A17 को ओपन किया। ठीक है, इसमें बेटा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, आपको टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस करवाऊंगी, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी, 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, सभी क्वेश्चंस मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर कराती जाऊंगी। जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ वो आपको साथ के साथ याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे वो इंटरनल क्वेश्चंस भी होंगे। ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन से आपका पेपर नहीं आएगा, उसमें आपकी इंटरनल क्वेश्चंस भी इंक्लूड होने चाहिए। तो हम यहाँ से अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्लियर टू यू? ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर जनसंख्या की बात आएगी, फिर कुछ महाद्वीपों की बात आएगी। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि हमारे कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो देखिए यहाँ से अफ्रीका है, यूरोप है बेटा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है एंड अंटार्कटिका है। ठीक है, ये हमारे टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि आपके महाद्वीप कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए टोटल महाद्वीप कितने हैं हमारे, टोटल 7 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस करेंगे। इसमें जो 2 और 5 और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो शुरुआत कीजिए। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि जो है वो सर्वाधिक है। ठीक है, एक होता है बेटा पॉपुलेशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, वृद्धि दर कितनी ज़्यादा है, कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है। तो वो कौन सा कंटिनेंट है बेटा, अफ्रीका कंटिनेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला अक्षेत्र नहीं है। ठीक है, मतलब कम जनसंख्या नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है बेटा, दक्षिणी पूर्वी एशिया। और ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, कौन सा, अटाकामा है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है और ध्रुवीय प्रदेश जो पोलर रीजन है वो है। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है। ठीक है, लेकिन जो दक्षिणी पूर्वी एशिया की हम बात करें बेटा तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम नहीं है। क्लियर टू यू? फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है कौन सा एक प्रतिकृष कारक नहीं है। ठीक है, देखिए जिसकी वजह से हम अपनी जगह को, अपने बर्थ प्लेस को, अपने रेजिडेंस को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे फैक्टर को क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिकर्ष फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक बोलते हैं। देखिए बेटा पानी की कमी हो जाए, जल का अभाव हो जाए तो हम उस जगह को छोड़ देंगे।
बेरोजगारी हो गई तो भी छोड़ देंगे, महामारियाँ हुई तो भी छोड़ देंगे। लेकिन यदि वहाँ पर चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं होंगी तो क्या हम उस जगह को छोड़ना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना बेटा। तो इसमें नहीं वाला ही आपसे पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? चिकित्सा व शैक्षणिक सुविधाएं। क्लियर टू यू? ओके, नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? ठीक है, कौन सा तथ्य नहीं है वो देख लेते हैं। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत है। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़, एक तथ्य नहीं है। ठीक है, नहीं वाला बताना है, तो ये वाले तथ्य क्या है? करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। एंड सी की बात करें, 5 से 6 अरब तक बढ़ने में 100 वर्ष लगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जनांकीय संक्रमण की प्रथमावस्था क्या होती है बेटा? जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी उच्च हो जाती है। ठीक है, क्लियर टू यू नाउ? ओके, नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड देखिए आपको क्या बोला गया है। निम्नलिखित प्रश्नों की जो उत्तर हैं वो आपको 3 शब्दों में देने हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में कितने मार्क्स में आएंगे? लगभग 2 मार्क्स में ही आएंगे। ठीक है, हम टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा। तो देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक कौन से हैं? तो इनमें 3 भौगोलिक कारक कौन से हैं बेटा? सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक कारक, दूसरे हमारे आर्थिक कारक, और तीसरे थर्ड वन क्या है हमारा? सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक कारक कौन कौन से होते हैं बेटा? जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जो आपके सराउंडिंग्स में मौजूद है। तो आप क्या कहेंगे? जलवायु है, मृदा है, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति है, धरातल का स्वरूप कैसा है, मैदानीय है, पर्वतीय है, पठारीय है, उबड़ खाबड़ है, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? प्राकृतिक कारक होते हैं। ठीक है, आर्थिक कारकों की यदि मैं बात करूं तो जैसे खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण, विकास, परिवहन, ये सभी के सभी आर्थिक कारण होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक विस्थापन, एक जगह को छोड़कर जो माइग्रेट हो जाते हैं दूसरी जगह पर, और श्रम का विकास। ठीक है, अब सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड हमें क्या बोला गया है? विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं बेटा जहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका एग्जैक्टली रीज़न क्या है? तो हम यहाँ पर 3 एरिया को उठाएंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। जैसे मैं मानसून एशिया की बात करती हूँ, मानसून एशिया में कौन कौन से क्षेत्र हैं बेटा? चाइना, भारत, बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया का जावा द्वीप प्रमुख है। इन क्षेत्रों में वर्षा जो है वह पर्याप्त मात्रा में होती है। मानसून एशिया क्यों बोला गया है? मानसून अच्छे से आती है, बरसात अच्छी होती है, और यहाँ तक कि इसमें जो बरसात अच्छी होती है तो इन क्षेत्रों की जनसंख्या मुख्यतः कृषि पर आधारित होती है। कहीं कहीं तो जनसंख्या का घनत्व बेटा 400 से 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी है। यह जनसंख्या मुख्यतः कहाँ रहती है? जो उपजाऊ नदी घाटियों में ही केंद्रित होती है। इनकी जनसंख्या कहाँ होगी? जहाँ उपजाऊ मिट्टी होगी। बेटा आप अपने आप से आइडिया लगाइए कि जब आपको रहने के लिए चॉइस दी जाए, ठीक है, आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बरसात ज़्यादा होती है, बरसात ज़्यादा होती है तो वो एरिया जो होगा वो कृषि पर निर्भर होगा। ठीक है, और लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? ऐसे मैदानी भागों में जहाँ की उपजाऊ मिट्टी हो, ताकि वो वहाँ पर कृषि कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बेटा, ये इसने बताया कि जो मानसून एशिया है वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। आपसे यही पूछा है ना कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व का मतलब आप समझते हैं, जो टोटल एरिया है किसी एक क्षेत्र पर कितने व्यक्ति आ रहे हैं रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व को फाइंड करते हैं। तो काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं बेटा जहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफ़ी पाया जाता है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न एक बता दिया इसने कि वहाँ की जो सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और जनसंख्या घनत्व ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। उस एग्जैक्टली एरिया का भी नाम इसने दिया है मानसून एशिया। और मानसून एशिया में कौन कौन से देश सम्मिलित किए गए हैं वो भी यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो बात होगी बेटा यहाँ पर पश्चिमी यूरोप की। देखिए यूरोप की घनी जनसंख्या, यूरोप के बारे में जब हम देखेंगे तो हम यहाँ से देखेंगे बेटा,
पश्चिमी यूरोप की घनी जनसंख्या मुख्यतः किस पर निर्भर है? उद्योगों पर निर्भर है। लोगों का मुख्य धंधा क्या होता है? उद्योग, व्यापार, वाणिज्य होता है। अधिकांश जनसंख्या जो है वो औद्योगिक नगरों में रहती है और कच्चा माल तथा भोजन विश्व के अन्य देशों से आयात करती है। ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो कहाँ रह किस पर निर्भर है? उद्योगों पर निर्भर है और कच्चा माल तथा भोजन विश्व के अन्य क्षेत्रों से आयात करती है। यूरोप में सघन जनसंख्या की पेटी जो है वह इंग्लिश चैनल से नीपर नदी तक विस्तृत है, जिसमें कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड है बेटा? ब्रिटेन, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, उत्तरी फ्रांस तथा उत्तरी पूर्वी जर्मनी आदि सम्मिलित हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के पूर्वी भाग की। ठीक है, तो यहाँ से देखिए संयुक्त राज्य और कनाडा के जब हम पूर्वी भाग की देखें तो बेटा यहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण अपेक्षाकृत छोटा तथा नवीन है। यहाँ पर उद्योग धंधों के कारण जनसंख्या का विकास हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग पर जनसंख्या ज़्यादा है। यदि मैं यूएसए की बात करती हूँ तो बेटा उसका उत्तर वाला, ऊपर की तरफ जो उसका उत्तर वाला होगा उसके पूर्वी भाग में जनसंख्या आदि सघन है। इसके साथ ही कनाडा के दक्षिणी पूर्वी तटों पर भी कुछ भाग घनी जनसंख्या वाला अक्षेत्र है। ये सभी अक्षेत्र जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 3 की बात करते हैं। प्रश्न 3 क्या कहता है? आपको 3 घटकों के बारे में बताना है बेटा। तो 3 घटक कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, बर्थ रेट जिसे आप जन्म दर बोलते हैं। सेकंड, डेथ रेट जिसे आप मृत्यु दर बोलते हैं। एंड थर्ड इज प्रवास जिसे आप माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस कराए। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बेटा 2 क्वेश्चन, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी हैव टू क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। जन्म दर और मृत्यु दर में हमें यहाँ अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो जन्म दर क्या होती है बेटा? किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? और नेक्स्ट क्या कहता है? यह दर जो है वह प्रति 1000 में व्यक्त की जाती है। कैसे व्यक्त की जाती है? प्रति 1000 में। एक वर्ष में जो प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं हम? बर्थ रेट, जन्म दर कहते हैं। क्लियर टू यू? एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द डेथ रेट, मृत्यु दर? देखिए किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। और यह दर भी बेटा प्रति 1000 में ही व्यक्त की जाती है। ठीक है, देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि ये हरियाणा बोर्ड 2018 सेट सी में आया हुआ है पहले। अब जो यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या है? ठीक है, तो देखिए प्रतिकर्ष क्या है? जब लोग जीविका के साधन उपलब्ध न होने के कारण, गरीबी तथा बेरोजगारी के कारण नगरों की ओर प्रवास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिकर्ष, या क्या कह सकते हैं? पुश फैक्टर कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? पुश फैक्टर। ठीक है, नगरीय सुविधाओं तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण जब लोग नगरों की ओर प्रवेश करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपकर्ष। देखिए बेटा अपनी जगह को किसी सुविधाओं के कारण छोड़ना पड़ रहा है तो उसे पुश फैक्टर कहते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। ठीक है, और जब किसी सुविधाओं की तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? अपकर्ष कारक कहेंगे, पुल फैक्टर कहेंगे। ऐसे कारक जो हमें अपनी तरफ खींचते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? अपकर्ष कारक कहा जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए प्रतिकर्ष कारण के लोग अपने उद्गम स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। अपकर्ष कारक के कारण लोग गंतव्य स्थान को आकर्षित हो जाते हैं। क्लियर हो गया इतना आपको? तो ये क्वेश्चंस बेटा आज आपको लर्न करने हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे। अभी जो है हम कुछ 1 मार्क्स के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ईसा के जन्म के समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी? आपसे पूछा जाए ईसा मसीह, आपने नाम सुना है।
ईसा मसीह के जन्म के समय जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वो कितनी थी? 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ और 80 लाख। कितनी थी बेटा? 30 करोड़ थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 1.6 अरब थी। ठीक है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 5 अरब, 6 अरब, 7, 5.5 कितनी थी? 6 अरब थी। अब देखिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 21वीं शताब्दी के प्रारंभ तक विश्व की जनसंख्या कितने गुना बढ़ी बेटा? देखिए 20वीं शताब्दी का प्रारंभ और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ के बीच में हम जनसंख्या देखें तो वो कितने गुना बढ़ गई है? 4 गुना बढ़ गई है। ठीक है। उसके बाद देखिए विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या में वृद्धि कितने गुना हुई है? 10 गुना हो गई है। मानव बसाव के लिए उपयुक्त अनुपयुक्त, जो उपयुक्त ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अनुपयुक्त बोलेंगे। तो उसके लिए हम देखें तो देखिए आदर जलवायु प्रदेश में हम रह सकते हैं, लंबे वर्धन काल में मैदानी प्रदेश में, लेकिन हमारे लिए मुश्किल कहाँ होगा? पर्वतीय तथा उबड़ खाबड़ प्रदेश हमारे लिए मुश्किल होंगे। अब देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है। इसमें आपकी डेफिनेशन भी है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। निम्नलिखित में से उच्च जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा देश है? ठीक, कौन सा क्षेत्र है? तो वो जो पूर्वी एशिया है वो है। ठीक है। असोदित जन्म दर से तात्पर्य क्या है? एक वर्ष में एक स्थान पर आने वाले व्यक्तियों की संख्या को असोदित जन्म दर कहते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? कुल जनसंख्या, जनसंख्या का कृषि क्षेत्र से रेशो निकाला जाए, अनुपात निकाला जाए तो उसे कायिक घनत्व कहते हैं। विश्व जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर क्या है? 1.2% है। विश्व का देखिए बेटा हर 5वां व्यक्ति चीनी और हर 6वां व्यक्ति भारतीय है। ठीक है। 5वां व्यक्ति चीनी है क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन फर्स्ट एंड सेकंड पे इंडिया की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए किस महाद्वीप में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? तो यूरोप कंटिनेंट ऐसा है जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? ऋणात्मक है। निम्न जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र बेटा उष्ण आर्द्र अक्षांश भी ठीक है, शुष्क भूमि भी, लेकिन ठंडी भूमि जो है वो निम्न जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आता है। पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? कुल 25 करोड़ थी। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप में पाई जाती है? यूरोप में। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस देश में है? नाइजीरिया में। विश्व की जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितने लोग जुड़े रहते हैं? 8 करोड़। ठीक है। श्रीलंका की जनसंख्या को दोगुनी होने में कितना वर्ष लगा? 46। और यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया को दोगुनी होने में इंडिया के पॉपुलेशन को 36 वर्ष लग गई। ठीक है। फिर देखिए भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टोटल कितने परसेंट जनसंख्या जो है वह भारत में निवास करती है? 17.5%। और अकॉर्डिंग टू एरिया हम देखें तो हमारे पास एरिया बेटा कितना है? 2.5। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हम कौन से नंबर पे हैं? सेकंड नंबर पे हैं। और अकॉर्डिंग टू एरिया हम कौन से पे हैं? 7th नंबर पे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नाइजीरिया में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 2.43%। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपको लर्न करने हैं। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो जितना मैं आपको रिवीजन में करवाती हूँ आपके साथ के साथ करते चलिए। ठीक है। चैप्टर ऑलरेडी मैं आपको रीड करवा चुकी हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन फिर भी कोई डाउट रहता है तो फिर आप पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया आपको इतना?